दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का मौसम बदला है और संसद की रंगत बदली है। अब संसद वो संसद नहीं है जहां प्रधानमंत्री चाहे या ना चाहें मणिपुर में जो होता रहे वो नहीं जाएंगे। अब वो संसद नहीं है कि इस देश के किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जाएं या उनके रास्तों में कील ठोक दिए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कहेंगे। अब ये वो संसद नहीं है कि इस देश की तमाम संपत्ति कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हवाले करते चले जाएं और इस देश के भीतर में पार्लियामेंट और खुद प्रधानमंत्री खामोश रहें। अब ये वो संसद नहीं है कि आरबीआई से जितना चाहे उतना डिविडेंड भी लिया जाए और इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की कर्ज माफी भी कर दी जाए, और इतना ही नहीं, कर्ज भी एक झटके में कम कर दिया जाए। अब ये वो संसद नहीं है, यानी प्रधानमंत्री बीते 10 बरस में जैसी भी सत्ता चलाते चले आए हों, लेकिन आज पहले दिन कई संकेत एक साथ उभर कर आ गए। इस दौर में सरकार की अपने बक्से के भीतर इस देश के सोशल मीडिया पर नकेल कसने का विधेयक है। इस दौर में सरकार के बक्से में किसानों पर महंगे बीज बेचने का विधेयक बंद पड़ा है। इस देश के भीतर में बीमा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कैसे आ जाएं और इस देश की कंपनी जो बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो कैसे गायब हो जाए, उसका भी विधेयक पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, बकायदा जो घर घर में बिजली मीटर लगे रहते हैं वह मीटर भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए, और जैसे आपके हाथ में मोबाइल होता है वैसे ही मीटर किस कंपनी के कैसे लगेंगे और आने वाले वक्त में वो कितने महंगे होते चले जाएंगे, उसका विधेयक भी सरकार के बक्से में बंद है। लेकिन पहले दिन के नज़ारे ने यह दिखला दिया कि दरअसल यह सब कुछ या तो बंद बक्से में रहेगा या फिर यह सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि अपने बूते यानी बीजेपी अपने बूते विधेयक पास करा नहीं सकती है। और जो सहयोगी हैं वह खुले तौर पर, चाहे वो बीमा विधेयक हो, चाहे इस देश के डिजिटल मीडिया को लेकर नकेल कसने की जो सोच हो, और चाहे किसानों को लेकर जो महंगे बीज देने की बात हो, खुले तौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने विरोध किया। और अब तो सवाल यह भी है कि कर्नाटक और उसके साथ जो खास तौर से आंध्र प्रदेश इस दौर में सबसे प्रिय बीजेपी का हो चला है, वो कैसे सरकार की लकीर पर चलेगा। कर्नाटक में जब बोम्मई की सरकार होती थी तो उन्होंने ठप्पा लगाया था, लेकिन इस दौर में वहां पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन फिर वही सवाल है, क्या वाकई चुनाव के वक्त में जो संविधान लगातार राहुल गांधी अपने हाथों में उठाए हुए थे, और ये माना जा रहा था कि इस देश के भीतर में दलित, आदिवासी, पिछड़ा तबका ये मानकर चलता है कि तमाम अधिकार उसे संविधान से मिले हैं और ये सिर्फ एक चुनावी शगुफा भर है, इस बार लगा जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि पहली बार आज जब संसद सजी तो उसमें एक संदेश बहुत साफ था। हर राजनीतिक दल को इस बात का एहसास था कि दरअसल वो यहाँ तक पहुँचे हैं ताकत के साथ, तो उनके पीछे कोई दूसरा नहीं, जनता खड़ी है। तो जनता के मुद्दे और जनता के अधिकार जिस संविधान में कैद है, तो क्यों नहीं उसी संविधान को हाथ में लेकर अब पार्लियामेंट के परिसर के भीतर नारे लगाने का वक्त आ गया है कि संविधान अमर रहे। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। दरअसल राहुल गांधी ने भी इसीलिए जिक्र किया कि इससे पहले जो सरकार चल रही थी और इस वक्त जो सरकार सत्ता में आई है, दोनों में बड़ा अंतर आ चुका है। उस वक्त संविधान का जिक्र नहीं किया जाता था, बल्कि संविधान को पूरे तरीके से दरकिनार करते हुए सरकार कानून बनाना चाहती थी।
वह तो किसी तरीके से उस कानून को रोका गया। वो किसानों से जुड़े हुए कानून थे, लेकिन उसके साथ ही पिछली बार ही जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उसको भी लाने का प्रयास शुरू हो चला था। तो क्या इस दौर में अब तमाम मुश्किल हालातों में मोदी सरकार समझ चुकी है कि दरअसल जो विधेयक वो लाकर इस देश में रिफॉर्म करना चाहती और इस रिफॉर्म के आश्रय इस देश के कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसे वालों के लिए भारत को एक बाजार के तौर पर बदलना चाहती है, अब वो नहीं चलेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है वो डिजिटल इंडिया एक्ट है। और आईटी राज्य मंत्री, याद कीजिए, राजीव चंद्रशेखर हुआ करते थे इसलिए क्योंकि वह इस बार चुनाव हार गए। उन्होंने ही पूरी तैयारी की और इस एक्ट को बनाया। और इस देश के भीतर में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो मोदी भक्ति में पूरी तरीके से रच बस गया, उसके बाद सिवाय सोशल मीडिया, इंटरनेट के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था कि इस देश के भीतर हकीकत जो हो रही है उसको सामने लेकर कौन आए। और सरकार इस बात को बाखूबी समझ गई, इस रूप में समझ गई कि दरअसल जिस मीडिया के आश्रय 10 बरस तक उसने सत्ता चलाई है, उसके बाद अब उस अल्टरनेटिव या वैकल्पिक मीडिया का दौर आ चुका है, जिसके जरिए न सिर्फ जानकारी लोगों तक पहुंचती है बल्कि लोग भी जानकारी उसी के जरिए लेना चाहते हैं। और इस देश के भीतर में जो बाजार जो खास तौर से विज्ञापनों पर चलता है, वह विज्ञापन भी बड़ी तादाद में शिफ्ट अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ हो रहा है। इसकी जानकारी मोदी सरकार को नहीं थी, ऐसा भी नहीं है, और इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। राजीव चंद्रशेखर चुनाव हार गए, लेकिन वह मंत्रालय अब अपने तौर पर अश्वनी वैष्णव के पास है और उनको इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दी गई कि वह इसको लागू करा सके। लेकिन सवाल है, संसद के भीतर क्या इतनी ताकत है? और सरकार अपने तौर पर जो 23 साल पुराने आईटी एक्ट को बदलना चाहती और इस कानून को लाना चाहती है, और इस कानून के जरिए वो कहती है कि दरअसल इससे साइबर सुरक्षा हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसको भी हमें देखना होगा, जो गोपनीयता लोगों की होती है उस दिशा में हमको सोचना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि सरकार चाहती है कि उसके अनुकूल ही सारी जानकारी लोगों तक पहुंचे। लेकिन डिजिटल मीडिया ने भारत के भीतर में खबरों को लेकर, जानकारी को लेकर, सवाल पूछने को लेकर जो 2024 के चुनाव की परिस्थितियों में परिस्थिति को पलट डाला, उसका सच अगर उस बाजार और पैसे के जरिए परखना चाहते हैं तो समझ लीजिए, बाकायदा एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट इस मायने में बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेगना ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट फॉरकास्ट है 2024 का, जो खुले तौर पर बतलाता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था, जिसमें टेलीविज़न था, प्रिंट था, रेडियो था, सड़कों पर लगने वाले बड़े बड़े होर्डिंग होते थे, उनको लेकर विज्ञापन लगभग 64,398 करोड़, इतना 2024 का टारगेट है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया, जिसके दायरे में वो तमाम प्राइवेट तौर पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम के तौर पर हों, यूट्यूब के तौर पर हों, अपनी साइट बनाकर जो जानकारी दे पा रहे हों, 57,757 करोड़ रुपए का ये बजट है। यानी 2024 में भारत के बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो विज्ञापन आएंगे, उसने भी मान लिया कि 47% हिस्सा डिजिटल मीडिया के पास जा चुका है। और पारंपरिक मीडिया धीरे धीरे पिछड़ रहा है क्योंकि उसका ग्रोथ 8% है, लेकिन डिजिटल मीडिया का ग्रोथ 16% है। उसी पर नकेल कसने की दिशा में सरकार इस आईटी एक्ट को लाना चाहती थी। अब मंत्री साहब तो चुनाव हार गए और नई परिस्थिति में यह एक्ट लाया जाए तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो एक वक्त इसका विरोध करते रहे, इस बार सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है। और मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि चाहे अनचाहे इससे पहले आपने कभी सुना देखा नहीं होगा कि जिस रास्ते राहुल गांधी चल निकले, कांग्रेस चल निकली, उस रास्ते पर कोई क्षत्रप भी चल निकले। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर जो सबसे मजबूत पार्टी है, उसने भी मान लिया कि अब संविधान हाथ में होना चाहिए। और एक तरफ संविधान हाथ में और दूसरी तरफ उसी समाजवादी पार्टी ने उसी अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया और वहां से जीते हुए जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद,
वो राम राज्य का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से राम को धोखा दिया और अब तो राम के अनुसार ही फैजाबाद का भी डेवलपमेंट होगा। इस नजरिए को भी जरा समझिए। मैम एक मिनट सर, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। तो समूचे विपक्ष ने जब एक ही लकीर पर चलना तय कर लिया तो संसद के भीतर विपक्ष की ताकत अपने राज्यों की राजनीति को देखते समझते हुए एनडीए में एक लकीर पर कैसे चल पाएगी। बीजेपी की राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल एजेंडा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस पूंजी की मांग वो लगातार करती रही है, क्या बाकी एनडीए के सहयोगी उसी लकीर पर सिर्फ इसलिए चल पड़ेंगे क्योंकि अब वो जिस प्रधानमंत्री की अगुवाई में एनडीए के भीतर है वो चाहते हैं कि हर कोई चल पड़े? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, किसानों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बीमा क्षेत्र को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 47% से 74% एफडीआई बीमा क्षेत्र में अगर हो जाएगी तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बीमा क्षेत्र में काम कर रही हैं वो बिल्कुल चाहेगी कि भारत में वो अपने पैसे को लगाए और उसके बाद यहां की जो छोटी बीमा कंपनियां वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस दिशा को लेकर तमाम राज्यों ने इसका विरोध किया था। विरोध तो बिजली बिल को लेकर भी किया था कि आप कैसे संभव है वहां पर आप जो मीटर लगाएंगे वो प्राइवेट हाथों में दे दें और उसमें भी आप कंपटीशन के लिए कई प्राइवेट सेक्टर को ले आए। यानी राज्य अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले और इस बिजली मीटर को बेचने को लेकर राज्यों के पास राजस्व का लाभ एकमुश्त आने लग जाए, लेकिन दूसरी तरफ जनता के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता चला जाए। ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो बिजली इस देश में बेची जाती है उससे भी समझा जा सकता है। सरकार तो वह विधेयक भी लाना चाहती है और बड़ी बात तो यह है कि सरकार किसानों को लेकर जिस बीज विधेयक को लाना चाहती है वह 2019 से ही लाने का वो प्रयास कर रही है। बीच में किसान आंदोलन हो गया तो चीजें थम गई और इससे पहले 1966 का ये बीज विधेयक है, उसको बदलना चाहती और चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मान्यता प्राप्त बड़ी बड़ी कंपनियां बीज बेचती है, वो रशिया में बेचती है, वो यूक्रेन में बेचती है, वो जर्मनी में बेचती है, तो क्यों नहीं वो भारत में भी बेचे। और ख़ास तौर से यूक्रेन का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर किसान पूरी तरीके से कॉरपोरेट के कैसे अधीन हो गए और बीज और खाद प्राइवेट सेक्टर के हाथों से कॉरपोरेट के अनुकूल करके किसानों को कैसे ज़मीन से बेदखल करती चली गई, यह यूक्रेन का एक सच है। इसीलिए वो कॉरपोरेट के हाथों ज़्यादा अनाज उपजाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन किसानों की बदहाली रुकी नहीं। और भारत जैसे देश में जहां मध्यम, मंझोले और छोटे किसानों को लेकर सरकार खुद ही कहती है कि 2000 रुपये हम हर 4 महीने में देते हैं क्योंकि इनकी स्थिति नाजुक रहती है, और वो कहती है कि 2000 रुपये से उनकी स्थिति अनुकूल हो जाएगी, तो जरा कल्पना आप कीजिए कि 500 रुपये प्रति महीने सरकार किसानों को दे रही है और किसान खुश है जो सरकार कहती है। तो इतनी कम आय के बावजूद भी अगर किसानों की जिंदगी प्रति महीने 500 रुपये लेकर सरकार के अनुकूल है जैसा सरकार कहती है, तो फिर इस देश के भीतर में जिनके पास जमीन है और जो बीज अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के जरिए खरीदेंगे, कितने लोग खरीद पाएंगे? वो कॉस्टली, वो बड़ा कीमती बीज होगा। और शायद यही वो वजह है जो कहीं ना कहीं इस देश के भीतर में अब संसद के भीतर एक नई परिस्थिति को पैदा कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर इस स्थिति को आप देख रहे हैं तो इसमें सरकार कहती है कि जुर्माना जो 5000 था, जो नकली बीज बेचाने वाली जो कंपनियां होती थी उन पे अब जुर्माना 5 लाख तक कर देंगे। ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है जिस विधेयक को वो लाना चाहती है। यानी गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और दूसरी तरफ पहली बार इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी की पूरी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उनका अपना
जो मैनिफेस्टो था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो साथ मिली, सबने एक बात समझ ली, इस देश में गरीबों के साथ खड़े हो जाइए, गरीब रास्ते को बना देगा। और यही परिस्थिति पहली बार निकल कर आई और इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में इसीलिए है। लेकिन सरकार अपनी ताकत, अपनी तानाशाही का एहसास कैसे कराती है या बतलाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने बहुत महीन तरीके से आज 50 बरस पहले लगी इमरजेंसी का जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेसी ही सामने आएंगे और कहेंगे आप 50 बरस पुरानी इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। मौजूदा वक्त में तो आपने बिना इमरजेंसी लगाए भी हालात इमरजेंसी से बुरे कर दिए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। तो क्या वाकई मौसम बदल गया है? दिल्ली का मौसम, पार्लियामेंट का मौसम? मुश्किल इतनी बार नहीं है। दरअसल एक एक परिस्थिति जिस रूप में अब पार्लियामेंट के भीतर उभर कर आएगी, वो चौंकाने वाली इसलिए होगी क्योंकि इससे पहले अल्पमत में या कहें अपने तौर पर विपक्ष का नेता भी दे पाने की स्थिति में विपक्ष रहता ही नहीं था। पहली बार विपक्ष के नेता की मौजूदगी होगी और अगले 48 घंटों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे। हो सकता है इसका ऐलान भी हो जाए। यानी सीधे तौर पर टकराव की परिस्थिति, सत्ता के साथ आमने सामने खड़े होकर सवालों को लेकर सरकार को घेरना, और ये तब जब सरकार इस बात का जिक्र कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने कमाल किया है। हम आपको पिछले महीने का एक डाटा बतलाते हैं जो हमारी टीम ने निकाला और बताया कि सरकार खुद जारी करती है हर महीने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा होना था वो पूरा क्यों नहीं हो पाया, कितना खर्चा, कितनी लागत उस पर बढ़ गई। जो मई महीने का आया है उसमें सरकार खुद मान रही है कि इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 458 प्रोजेक्ट जिनकी लागत 150 करोड़ से ऊपर की है, उस पर लागत बढ़ते बढ़ते अब 5,71,000 करोड़ की लागत बढ़ गई है मई के महीने तक, और कुल मिला के 831 प्रोजेक्ट डीले चल रहे हैं। इसमें से 127 प्रोजेक्ट में तो सिर्फ सरकार ने फीता काटा है, यानी प्रधानमंत्री ने फीता काटा है, जो कि 2029 में भी पूरा नहीं हो पाएगा। 2029 तक पूरा होने की स्थिति में 271 प्रोजेक्ट हैं। 188 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो कि 1 से 2 साल लग जाएंगे और 1 बरस के भीतर में पूरा होने वाले सिर्फ 245 प्रोजेक्ट हैं। वजह क्या है? वजह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐलान के बाद पैसा ना होना है। जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो पैसा देना होगा, वो नहीं हो पा रहा है।
तमाम तरह की परेशानियों के बीच अगर पैसा मजदूरों को ही ना दे पाएं तो फिर कैसे होगा। तो ठेके पर जो काम लिया जा रहा था और बड़ी बड़ी कंपनियों ने ठेका उठा लिया, वो सड़क का ठेका हो, वो पुल का ठेका हो, इस देश के भीतर में पावर सेक्टर का ठेका, कोई भी ठेका हो, इस देश की टॉप मोस्ट 10 बड़े कॉरपोरेट के हिस्से में वो चली जाती है और उसके बाद उसी क्षेत्र में काम करने वाले बाकी ठेकेदारों को वो काम दे देती है। आप बनाइए और हमारे को इतना हिस्सा दे दीजिए। क्या ये राजनीति अब चल पाएगी? अगर संविधान हाथ में आज नजर आया खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर, तो कोई भी ये सवाल करेगा, इस संविधान में लोगों के जीने का जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो जिंदगी जीने और समानता के साथ इस देश के हर नागरिक को बराबरी के तौर पर देखना चाहता है, क्या मौजूदा सत्ता बीते 10 बरस में उसमें भटक गई और अब पार्लियामेंट के भीतर ऐसी स्थिति आ गई है? मानिए या ना मानिए, लेकिन साहेब तो समझ गए हैं कि इस राजनीति को साध पाना अब उनके लिए सिर्फ कुर्सी पर बने रहना ही होगा। और कुर्सी की चाहत नीतियों से कैसे डाइवर्ट करती है, विचारधारा कैसे धराशायी होते हैं और अपने सहयोगियों के हित के लिए किस किस रास्ते पर जाना पड़ता है, ये छुपा हुआ नहीं है। भारत की राजनीति में गठबंधन की सरकारों का चलना और बड़े बड़े मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने से लेकर नए नए मुद्दों पर अमल करने की परिस्थिति हर किसी ने देवगौड़ा के दौर में देखी, I.K. गुजराल के दौर में देखी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में देखी, मनमोहन सिंह के दौर में भी देखी, तो अब सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो आखिर के 3 बड़े सवाल जो मौजूदा राजनीति को शायद इस मौसम के आश्रय नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बदले हुए मौसम के आश्रय चिता रहे हैं, जहां पर प्रोटेम स्पीकर का विरोध होता है, उस पैनल का विरोध होता है जिसने प्रोटेम स्पीकर को चुना। और उसके बाद परिस्थिति यह है कि एक दिन के बाद यानी 26 तारीख को नए स्पीकर का चुनाव होगा और स्पीकर की डोर इससे पहले मानी जाती रही कि पीछे बंधी हुई होती है और उसी आश्रय सदन को चलाया जाता है, सत्ता उसी आश्रय चलती है। लेकिन क्या ये डोर इस दौर में खुलकर सामने आएगी? क्योंकि खुद भक्त बदले हैं, खुद मीडिया के भीतर अब सवालों को जगह मिलने लगी है और इन सब के बीच नकेल कसने की चाहत जो सरकार की रही है, अब सबसे बड़ी परीक्षा उसी विपक्ष की है जिसे जनता ने तो ताकत देकर वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन विधेयक के जरिए और सवालों के जरिए जो बीते 10 बरस से सवाल दफन थे, क्या वो उभर कर सामने आ पाएंगे? नज़र आपको भी रखनी है, हम भी रखेंगे। और देखिए, बातचीत करते करते हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। वाकई मौसम तो बदल रहा है, दिल्ली का, पार्लियामेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।